बलैया नाम के एक गांव में महावीर नाम का एक किसान रहता था। उसकी उम्र लगभग 40 साल होगी। क्योंकि उसे अपने पिता से कोई जमीन जायदाद नहीं मिली थी, वो काम करके अपना जीवन बसर कर रहा था। उसकी पत्नी का नाम था वर्तिका। उस दिन महावीर हमेशा की तरह काम करके घर लौटा और उसने अपना फावड़ा और कुदाल एक तरफ रखी। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और वर्तिका को थमा दिए। बस इतने ही? अगर इतने कम पैसे दोगी तो घर कैसे चलाऊंगी? खाने का सामान कैसे खरीदूंगी? क्या तुम उनसे कह नहीं सकते कि कम पैसे देंगे तो तुम काम नहीं करोगे? मैं क्या कह सकता हूँ, उन्हें खुद समझना चाहिए। वो मुझसे ढेर सारा काम करवाते हैं लेकिन पैसा देने का दिल नहीं रखते। वो एक बिल्ली को खाना नहीं देने का मादा रखते तो हमें क्या देंगे। खैर छोड़ो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैं नहा कर आता हूँ, तुम खाना जरा तैयार कर दो। अच्छा, ये कहकर वर्तिका ने खाना बनाया और एक थाली में परोस दिया। महावीर नहाने के बाद खाना खाने बैठ गया। वर्तिका हाथ का पंखा झलते हुए बोली, सुनो, हम कब तक ऐसे भुगतेंगे? चलो अपना खेत जोतते हैं। किसी और की मजदूरी करने के कहाँ पूरा पड़ता है। अगर हम अपना खेत जोतें तो कुछ पैसे की बचत होगी, ऊपर से वो हमारा अपना काम होगा। अगर हम दोनों मिलकर करेंगे तो अच्छी फसल भी मिलेगी। पता नहीं ये घर कब ढह जाए। अगर अच्छी फसल हुई तो मिले पैसों से घर की छत की मरम्मत करवा सकेंगे। तुम क्या कहते हो? तुमने जो कहा सब ठीक है, लेकिन आजकल भट्टे पर जमीन लेकर उसे जोतना उतना आसान नहीं रहा। मेरे पास उसका एक हल है जी। वो क्या? देखो, वो जंगल जो हमारे गांव के पास है, चलो वही थोड़ी सी जमीन को जोतकर वहां गन्ने की खेती करते हैं। उसकी फसल की बहुत मांग है। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो खूब अच्छी फसल होगी। अभी तो हम दोनों हैं, इसीलिए काम चल रहा है। आगे बच्चे होने के बाद कैसे चलेगा? एक बार इसके बारे में सोचो जी। चलो कल जंगल चलकर कुछ जमीन देखते हैं और जोतना शुरू करते हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि एक चुड़ैल उनके घर की खिड़की के पास खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन रही है। उस चुड़ैल ने सोचा, कई दिन हो गए मुझे गन्ने चूसे हुए। इतने समय बाद मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। उगाओ गन्ने उगाओ, मैं उनके मजे लूंगी। ये कहते हुए वो वहां से गायब हो गए। अगले दिन सुबह महावीर ने कुल्हाड़ी ली और जंगल के लिए निकल गया। फिर उसने कुछ जगह के पेड़ काटे और जोतने के लिए जमीन तैयार कर ली। वर्तिका भी उसकी मदद कर रही थी। वो चुड़ैल अदृश्य रहकर उन्हें काम करते देख रही थी। अरे जल्दी करो, ये सब मेरे लिए ही तो कर रहे हो। मेहनत तुम्हारी, मजे मेरे। फिर वो चुड़ैल गन्ने की फसल के ख्वाब देखने लगी। अगले दिन महावीर गन्ने के बीज लाया और जमीन में बो दिए। वो चुड़ैल बड़ी आतुरता से गन्नों के पकने का इंतजार कर रही थी और खेत के पास ही जमी रहती थी। उसने उस खेत की जानवरों से सुरक्षा भी की। फिर एक दिन महावीर अपनी पत्नी से फसल देखकर कहता है, वर्तिका, अब हम फसल काट सकते हैं। हमें बढ़िया उपज मिली है। लगता है हमें खूब लाभ होगा। तुम्हें क्या चाहिए उन पैसों से, मुझे बताओ। कमाया हुआ पैसा हमें यूं ही खर्च नहीं कर देना चाहिए। हमें बचत करनी होगी। भविष्य में जरूरत पड़ने पर हम उसे खर्च कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर चुड़ैल ने सोचा, तो इतने इंतजार के बाद आखिर वो दिन आ ही गया। मुझे देर नहीं करना चाहिए और जितना दिल चाहे गन्ने खा लेने चाहिए, नहीं तो महावीर सारी फसल काट ही लेगा। ठीक है, चलो घर चलते हैं। कल जल्दी सुबह आकर सारी फसल काट लेंगे। जैसे ही वो दोनों घर के लिए निकले, उस चुड़ैल ने एक गन्ना उठाया और खाना शुरू कर दिया। सुबह होने से पहले पहले उस चुड़ैल ने सारी फसल खा ली और पास बह रही नदी से पानी पिया। फिर उसने जम के जम्हाई ली और सोचने लगी, मुझे नींद आ रही है, जाकर तान के सोती हूँ अब। ये सोचते हुए वो चुड़ैल महावीर के खेत में मचान पर जाकर सो गई और खर्राटे लेने लगी। अगले दिन सुबह महावीर और वर्तिका जब खेत आए तो उन्हें वहां फसल दिखाई ही नहीं दी। वो दोनों दुख में डूब गए और रोने लगे। उनकी बात सुनकर वो चुड़ैल जाग गई और उनके पास आई। ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? अब मौत के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। हमने इतनी मेहनत से इस फसल को उगाया था, लेकिन कटाई के वक्त सारी फसल ही गायब है।
और जमीन फिर खाली पड़ी है। हम साहूकार को क्या जवाब देंगे जिससे उधार लिया था? अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगे तो मेरा क्या होगा? चलो दोनों ही आत्महत्या कर लेते हैं। आओ। उनकी ये बातें सुनकर चुड़ैल ने सोचा, लगता है मैंने बड़ी गलती कर दी। ये दोनों बड़े भले लगते हैं। उनकी फसल हड़प के मुझे क्या मिलेगा? मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह उस चुड़ैल को उन दोनों पर बड़ी दया आई। इसी बीच उस जोड़े ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। जब वो दोनों कुएं में कूदने ही वाले थे, वो चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो गई। उस चुड़ैल को देखकर दोनों के हाथ पैर फूल गए। डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ने नहीं आई हूँ। मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। मैं मनुष्य मांस नहीं खाती। मैं शाकाहारी हूँ। मैंने ही तुम्हारे गन्ने खाए हैं। मुझे माफ कर दो। लेकिन आत्महत्या हर मुसीबत का हल नहीं है। आराम से सोचने से हर परेशानी का हल मिलता है। मैंने तुम्हें रुलाया है। तुम्हारी फसल भी मैं ही वापस करूंगी। मुझे कुछ दिन का समय दे दो। ये कहने के बाद उस चुड़ैल ने फिर से उस खेत में गन्ने के बीज बोए। वो उस फसल की दिन रात निगरानी करने लगी। फिर एक दिन आया जब उसने गन्ने की फसल काटकर महावीर को दी। तुम कुछ भी कर सकती थी। तुम्हें हमें हमारी फसल वापस उगाकर देने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने हमारे लिए इतना सब किया। तुम्हारे आभारी हैं हम। तुम्हें गन्ने बहुत पसंद है ना? लो, ये रहे। ये कहते हुए महावीर ने फसल का कुछ हिस्सा उस चुड़ैल को दिया और बाकी बाजार में बेच दिया। उस पैसे से महावीर ने अपने घर की मरम्मत कराई। तब से महावीर खुशी से रह रहा है। कुछ सालों पहले की बात है। हरदा नाम के एक गांव में दीपांकर नाम का एक नौजवान रहता था। उसे बचपन से ही उसकी नानी ने पाला था। दीपांकर बहुत डरपोक था। वो घर से बाहर ही नहीं निकलता था, जबकि उसकी नानी उसे तरह तरह से समझाने की कोशिश करती, लेकिन दीपांकर के दिल से डर नहीं जाता। उस गांव में जब भी किसी को कोई चीज चाहिए होती थी तो वो उसे खरीदने नगर जाते थे। एक दिन, अरे उठ, नगर जाकर कुछ किराने का सामान लेकर आ। नानी, उसके लिए तो मुझे जंगल से निकल कर जाना पड़ेगा। सब कोई कहते हैं कि जंगल में भूत घूमते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। उसे इस तरह रोता देखकर नानी बोली, ए दीपांकर, अगर हर बात से इस तरह खौफ खाएगा तो पूरी जिंदगी घर पर ही पड़ा रहेगा। सबसे पहले अपने इस डर पर काबू पाने की कोशिश कर। नानी, मुझे नहीं पता कि क्या करूं। जरा बताओ कैसे बनूं मैं निडर। अगर जंगल से निकलते हुए कोई भूत सामने आ जाए तो उसे पता ना चलने देना कि तुम डर गए हो। और जरूरी बात कि उसे ये भी ना पता चले कि तुम एक इंसान हो। उससे भी जरूरी ये कि तुम्हें सूझबूझ से उस भूत का राज पता करना होगा। फिर तुम उन्हें खुद से डरा सकते हो। दीपांकर को नानी की बात अच्छी लगी। तुरंत उसने नगर जाने का मन बना लिया। जंगल में घुसते हुए उसे घबराहट हुई कि भूत उसे बीच में रोकेंगे और वो बहुत धीरे धीरे चलने लगा। जब वो एक बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो एक भूतनी सामने आ गई। कौन है रे तू? यहाँ कैसे आया? दीपांकर ने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो? इससे भूतनी की आवाज धीमी पड़ गई। मैं एक भूतनी हूँ और इस बरगद के पेड़ पर रहती हूँ। दीपांकर की हिम्मत बढ़ गई। मैं भी एक भूत हूँ। ये सुनकर, अच्छा, कहाँ जा रहे हो? दीपांकर झट से बोल पड़ा, मैं नगर जा रहा हूँ। इस जंगल में रह रहकर ऊब गया हूँ। भूतनी उत्साहित होकर बोली, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? इससे दीपांकर सोचने लगा, अरे बाप रे, मैंने जबरन ही ये बात बता दी। लगता है ये भूतनी अब पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसा सोचते हुए उसने भूत से कहा, ठीक है, आ जाओ, चलो चले। कुछ दूर जाने के बाद भूतनी बोली, हम दोनों ही इस तरह पैदल क्यों चल रहे हैं? तुम मुझे कुछ दूर तक उठाओ और फिर कुछ दूर तक मैं तुम्हें उठा लूंगी। ठीक है, पहले तुम मुझे उठाओ। ये कहते हुए वो भूत की पीठ पर चढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद भूतनी को शक हुआ और उसने पूछा, वैसे एक बात है, भूत तो बड़े हल्के होते हैं, तुम इतने भारी क्यों हो? अरे मैं नौजवान भूत हूँ, इसीलिए। और क्या, थक गई क्या? कुछ देर चलने के बाद दीपांकर की बारी आई। इससे वो भूतनी उसके पीठ पर चढ़ गई। उसका वजन बड़ा कम था।
लेकिन दीपांकर का उस भूतनी को उठाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था और जल्दी जल्दी चलने लगा। ये क्या है, तुम चल रहे हो तो आवाज क्यों आ रही है? भूतों के चलने पर तो आवाज नहीं आती है। क्या तुम भूत हो भी या नहीं? मैं तुमसे पहले ही बता चुका हूँ ना, मैं सबसे शक्तिशाली भूत हूँ, इसीलिए आवाज आ रही है। कुछ दूर चलने के बाद वहां एक छोटी सी नदी पड़ी। जब वो उस नदी को पार करने लगा तो उसके कपड़े भीग गए। इससे भूतनी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो भूतनी बिना कुछ बोले उस पर निगरानी रखने लगी। क्या तुम मुझसे डर गई क्या? मैं तुम्हारा कुछ बुरा नहीं करूंगा। नहीं, मैं क्यों डरूंगी तुमसे? मुझे सिर्फ एक चीज का डर है कि कोई इंसान मेरे ऊपर थूक ना दे। इस तरह अनजाने में उस भूतनी ने अपना राज ही उगल दिया। क्या? लेकिन क्यों? वो एक राज है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। इस तरह वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए उस नगर की सीमा पर पहुंच गए। फिर कुछ लोग उनके आसपास दिखाई देने लगे। उन्हें देखकर भूतनी को घबराहट होने लगी। सुनो, मुझे जल्दी से नीचे उतारो, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन दीपांकर ने उस भूतनी को कसकर पकड़ लिया और नीचे नहीं उतारा। इससे भूतनी नीचे कूद पड़ी और एक बकरी में बदल गई। फौरन दीपांकर ने उसके ऊपर थूक दिया। इससे भूतनी अब बकरी ही बनी रह गई। मुझे नहीं लगा था कि तुम एक इंसान हो। मैंने जबरन ही तुमसे अपना राज बांट लिया। अब मेरी सारी शक्तियां चली गई हैं। आज के बाद मुझे बकरी बनकर रहना होगा। तब दीपांकर हंसा और बोला, तुमने पहले अनजाने में अपना एक राज बताया और अब ये दूसरा कि तुम अब एक बकरी ही बनकर रहोगी, ये जानने के बाद कि मैं एक इंसान हूँ। ये कहते हुए दीपांकर ने उस भूत को बकरी के रूप में बाजार में ले जाकर तगड़ी कीमत पर बेच दिया और फिर अपनी पूरी जिंदगी किसी चीज से नहीं डरा।